मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक भर्ती सुपर टेट के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये जो 10 प्रश्न होते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं, यानी कि बेसिक हम लोग नहीं सीखते हैं। इस तरीके से अपने प्रश्नों को सॉल्व करना है जिस तरीके से आप परीक्षा कक्ष में बैठकर अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। टोटल यहाँ पर हम लोग 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अब आपके पास एक प्रश्न आएगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हम लोग कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके चक्षु पब्लिकेशन की बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बुक दिख रहा होगा और इस बुक के हम लोग टोटल 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो आप टोटल 150 प्रश्न होते हैं आपके सुपर टेट में, तो 150 प्रश्नों को हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो पहला वाला प्रैक्टिस सेट है जिसमें मैथ के 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो उसके 10 प्रश्न हम लोगों ने कल सॉल्व किए थे और 10 प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। यानी कि चक्षु पब्लिकेशन के पहला वाला प्रैक्टिस सेट के हम लोग गणित के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। और अगर 150 प्रश्नों को आपको टोटल प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपके टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। सामने आपको वहाँ पर प्रश्न दिख रहा होगा, आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न तो हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इस बुक से हमें प्रश्नों को पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। 61 नंबर का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर पहले उतार लेते हैं। 2x + y, इसकी वैल्यू दिया गया है 6 और दिया गया x = 2। ये आपकी दो वैल्यू दी गई है। तो उन दोनों समीकरणों के लेखाचित्र का मिलन बिंदु क्या होगा, यानी कटान बिंदु क्या होगा, ये निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो आपका x का मान है इस पहले वाले समीकरण में जाके रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 है, 2 हम पहले समीकरण में रख रहे हैं, तो 2 ये मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है प्लस यहाँ पर y है, बराबर कितना है 6। 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 उधर जाएगा तो 6 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि x की वैल्यू 2 आपको पहले से ही पता है, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार x, y यानी कि जो हमारे बिंदु हुए उनको हम लोग x और y के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो उसका मान कितना हो जाएगा, x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। ऐसी कंडीशन में 2,2 आपका आंसर होगा। तो जिस विकल्प में 2,2 दिया गया है ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका होगा। हम लोगों का ये 62 नंबर का प्रश्न है। चलिए देखते हैं 62 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें हमें इकाई का अंक क्या होगा ये निकालना है और बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं। तो इन सारे प्रश्नों को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने के लिए जो आपका पहली संख्या दी गई है कितना, 1570 का होल स्क्वायर, इसमें कुछ करना नहीं है। ऐसी बहुत सारी संख्या है तो जो ये आखिरी वाला अंक होता है यही हमारा इकाई का अंक होता है। तो हमें सिर्फ इसको लेके चलना है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में आखिरी वाला जो अंक है उसको लेके चलिए। दूसरी संख्या में 1 हमारा है, तीसरी संख्या में क्या है, आखिरी वाला अंक 2 है और चौथी संख्या में आखिरी वाला अंक हमारा 3 है। बस इसको लेकर चलना है, ठीक है। और बाकी की पूरी संख्याएं क्या हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और ये वर्ग लगा था तो आप वर्ग लगाते चलिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मामला, चल रहा वीडियो, हाँ। तो लाइट जाने के कारण थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हो गया था। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रत्येक संख्या का आखिरी वाला हमें टर्म लेना है और सिर्फ उसको लिख लेना है। ये स्क्वायर का चिन्ह लगा है, स्क्वायर का चिन्ह लगा देना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 का वर्ग करेंगे तो भैया हो जाएगा 0, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10 और हो जाएगा कितना 14। तो ये 14 साफ साफ दिख रहा है। इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक भैया हमारा 4 है। तो हमारा 4 विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा इसका, 4 आएगा। इकाई का अंक जो आपके प्रश्न है ये एक प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसको हम लोग पहले इरेज करते हैं। सुपर टेट का मैथ लगाने के लिए कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसको आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। 63 नंबर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझिए। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना होगा। तो भैया जो लागत मूल्य होता है किसी कोई भी वस्तु कितने रुपए की होती है, सॉरी कितने प्रतिशत होती है उसकी वैल्यू, 100% होती है। तो जो लागत मूल्य होता है वो 100 यानी कि 100% होता है। इतना आप समझते रहिए, जानते रहिए। इसको बेचा कितना गया है, 20% की हानि पर। तो 100% को भी वस्तु होती है, उसको 20% की हानि पर अगर बेचेंगे तो कितना हमारा प्रतिशत बचेगा, 80%। यानी कि 80% में बेचने पर जो रुपया है, रुपए की वैल्यू आपको साफ साफ दिखा गया है, कितना है, 64,000 रुपया। ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे हैं कि जब किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचते हैं, इसका मतलब वो वस्तु 80% में बेची जा रही है, क्योंकि 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% आएगा। और 80% 20% में बेचने पर जो मूल्य है वो 64,000 रुपये है, यानी कि 80% में बेचने पर उसका मूल्य 64,000 होगा। तो 80% की वैल्यू आपको 64% दिया गया है, और प्रश्न में लागत मूल्य निकालना है, यानी कि 100% की क्या वैल्यू होगी ये आपको निकालना है। तो 80% से 100% पर पहुंचना है। बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप पहुंच सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इस वाले समीकरण में 8 का भाग कर दीजिए। तो 8 का भाग करेंगे तो यहाँ 10% आ जाएगा, यहाँ 8 का भाग करेंगे तो 8 × 8 = 64, 8,000 रुपया आ जाएगा। अब क्या करिए कि ये जो समीकरण है इसमें आप किसका गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए। तो 10 का गुणा जब इधर करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इधर 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 आपका और बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के कितना आंसर आ जाएगा, 80,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 80,000 जिस भी विकल्प में दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही होगा, 80,000। तो ये सबसे शॉर्ट तरीका था। आप मौखिक भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो मौखिक इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 80% की वैल्यू 64,000, 10% की वैल्यू 8,000, 100% की वैल्यू 80,000। ये सारी कैलकुलेशन आप मौखिक भी कर सकते हैं। कुछ दिनों तक साथ में लगातार बने रहिए, आपका सुपर टैट का मैथ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जब तक हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं तब तक आप कॉपी और पेन लेकर प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए, अथवा कॉपी लेकर प्रश्नों को उतारते रहिए। 64 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। ठीक है, तो 31% जो कर्मचारी है वो टैक्स देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर न देने वाले शेष कर्मचारी, तो जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 69%, क्योंकि टोटल 100% होता है। अगर टैक्स 31% देते हैं तो टैक्स न देने वाले लोग कितने हो जाएंगे भैया, 69% हो जाएंगे। और टैक्स न देने वाले कितने कर्मचारी हैं, 20,700 कर्मचारी हैं। यानी कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, 69% की वैल्यू दिया गया है। तदनुसार कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो जो कुल कर्मचारी होते हैं वो कितने होते हैं भैया, 100%। टोटल तो 100% ही होता है। तो यही प्रश्न आपसे कह रहा है कि इस प्रश्न में 69% की वैल्यू 20,700 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो क्या करिए भैया, 100% तक पहुंचने के लिए पहले इस वाले समीकरण में आप 3 का भाग कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 का भाग कर रहे हैं, इधर 3 का भाग करेंगे, 3 छक 18, आपका 2 बचेगा, 3 9 27। ठीक है, अब इस समीकरण में 23 का भाग आप कर दीजिए। आपको 69% की वैल्यू दी गई थी, 100% तक पहुंचना है, तो पहले इसमें हमने 3 का भाग किया सॉरी। फिर यहाँ पर हम लोगों ने 23 का भाग करेंगे, 23 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 1% आएगा, और 23 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 300 आएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू 300 है, तो 100% इसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 2 जीरो अगर हमने इधर बढ़ाया है तो इधर भी हमें 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो वैल्यू रहेगी वो आंसर होगा, टोटल जो कर्मचारी हैं वो कितना है, 30,000 आपके टोटल कर्मचारी हैं। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए, जब तक हम इसको मिटाते हैं आप अपने कॉपी पर इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न थोड़ा कठिन लगे उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और
इन प्रश्नों को सॉल्व करते जाइए। हमें लगाना है 65 नंबर का प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। यानी कि एक ही दिशा में जा रही हैं, एक समान लंबाई है, इसकी भी लंबाई x मान लो, इसकी भी लंबाई x मान लो। इसकी चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें तेज वाली जो गाड़ी है धीमी वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो मान लेते हैं ये वाली तेज गाड़ी है, ये वाली धीमी चल रही है। ये तेज है ये, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी चाल कम है। इन दोनों को पार करने में कितना समय लगता है? मान लेते हैं 36 सेकंड का समय लेता है। सॉरी, मान लेते नहीं, ये प्रश्न में आपके दिया गया है 36 सेकंड का समय लगता है। तो ये जो लंबाई है प्रत्येक रेलगाड़ी की, ये आपको निकालना है। आपको पता है ये जो लंबाई होती है ये हमेशा मीटर में होती है। किस में होती है भैया? मीटर में होती है। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। आप मैथ का कंप्लीट जो वीडियो है उसको जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, तो इसको आप जाके देख लीजिएगा। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, D बराबर S इंटू टी। डी जहाँ पर दूरी होती है, तो जब एक ही दिशा में जाते हैं तो ये दोनों दूरियां जुड़ जाती हैं, यानी कि x प्लस एक्स हो जाएगा। और ये किस में है? मीटर में है। इक्वल s, जब एक ही दिशा, s मतलब होता है स्पीड, एक ही दिशा में जाता है तो बड़ी चाल में से छोटा चाल स्पीड जो है वो घट जाती है। ठीक है, ये किस में है? किलोमीटर पर आवर आर में। और t फॉर टाइम होता है, टाइम कितना दिया गया है? 36 सेकंड दिया गया है। अभी इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो हमारा मात्रक है इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ 46 में से 36 जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बड़े से छोटा बनाते हैं, तो 5/18 से हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये हो जाएगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और गुणे यहाँ पर 36 सेकंड। अब ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सिर्फ हमारा मीटर बचेगा, तो जो आंसर आएगा वो मीटर में आ जाएगा। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। 18 दूनी 36, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ बचा है? नहीं बचा है। x बराबर 10 × 5 = 50, तो आपका 50 मीटर आंसर हो जाएगा। जिस भी विकल्प में आपका 50 मीटर दिया गया है वो आपका विकल्प बिल्कुल सही है। उस किनारे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, डिटेल में जाके आप पढ़ सकते हैं। और कॉपी पेन लेकर इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो सिर्फ प्रश्न देखने से ही कुछ नहीं होगा। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सुपर टेट में मैथ एक ऐसा चैप्टर है जो आपको स्कोर प्रदान करता है और जो आपको मनचाहा जिला दिला सकता है। 65 के बाद 66 नंबर का प्रश्न है। तो 66 नंबर का प्रश्न तो भैया मौखिक प्रश्न है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो विकल्प आपको सामने दिख रहा होगा। विकल्प आपका क्या है? 22/7 है, यहाँ पर एक पाई है, और क्या है? 1.333 है, और आपका 3.14 है। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें इसको ये तीनों संख्याएं हैं, लेकिन ये हमारी संख्या नहीं। आप ये मत कहिएगा कि पाई का मान 3.14 होता है या फिर पाई का मान 22/7 होता है। इसका मान तो पहले से ही दिया गया है, इसको हम p/q के फॉर्मेट में अभी ये नहीं लिखा है, इसलिए हमारा आंसर यही जो पाई है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं है। आपका 3.14 और 22/7 ये पहले से ही लिखा गया है, तो इस वाले चीज़ को हम लोग p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? पाई हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौखिक प्रश्न था, इसमें कोई भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं बुक में से। प्रश्न आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, क्योंकि अभी हमें प्रश्न दिख नहीं रहा है इसलिए बुक में देखना आवश्यक है। तो इसमें आपको परिमेय संख्या लिखना है। तो एक विकल्प आपका √4 दिया गया है, ये देखते ही आपको आंसर बता देना है।
ठीक है, और 5/3। अब देखिए ये आपके विकल्प हैं A, B, C एंड D। तो हमें कौन सी संख्या बताना है? परिमेय, परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो बताइए किसको लिख सकते हैं, कौन सी आपकी विकल्प सही होगा? आपका ये वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आपका √4 है, √4 को अगर आप वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 को अगर हम नीचे 1 लिख दें तो हमारा कोई संख्या पर फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि इस वाली चीज़ को P/Q के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प √4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई एक मिनट, हाँ, किसी को अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, या कोई भी प्रश्न पूछना हो, या कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं 68 नंबर के प्रश्न पर। 68 नंबर का प्रश्न हमें उतारना पड़ेगा, तो पहले उतार लेते हैं। 2 का भाग 1/2 में देना है और प्लस यहाँ पर 1/3 है। इसको डिवाइड करना है किससे? 2/3 से। और फिर क्या है? प्लस 1/3 है। फिर इसको डिवाइड करना है किससे? 4 से। ये 4 है। तो इस वाले जो आपका प्रश्न है इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है भैया? कैलकुलेशन करनी है। ये पहला पार्ट है, ये प्रश्न का दूसरा पार्ट है, ये प्रश्न का तीसरा पार्ट है। तीनों पार्ट को आपको अलग अलग सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 2 ये भाग का निशान गुणा के निशान में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है। तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। 1 नीचे से कोई फर्क पड़ता नहीं, यहाँ पर 1/3 है। इसको भी भाग के निशान को गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए और 3 को ऊपर और 2 को नीचे आप भेज दीजिए। और यहाँ पर 1/3 है, इसमें भी क्या करिए? इसको गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए। ये 4 ऊपर था तो नीचे चला आएगा। नीचे जब कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। ठीक है, तो 4 नीचे चला आया और 1 कहाँ चला गया? ऊपर पहुँच गया। अब आप कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा भैया? 4 आएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 रहेगा, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। इसमें हम लोग एलसीएम कितना लेंगे भैया? एलसीएम 12 लेंगे। ठीक है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है। चलिए 1 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 12 बार जाएगा। 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा। 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो 6 कम 6 रहेगा और यहाँ पर 12 कम 12, यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 12 6 आपका 54 और 1 हो जाएगा 55। 55/12, 12 के इसमें भाग कर दीजिए। 12 चौक 48, 12 चौक 48 और कितना बचेगा? 7 बचेगा, ऊपर रहेगा। और 12 कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी 4 सही 7/12। इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना था। अगर आपने कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये जो विकल्प है 4 सही किस में दिया गया है? 4 सही 7/12 विकल्प डी में दिया गया है। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भैया 69 नंबर का प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया गया है उसमें एक कमी है, उसमें गलती है। यहाँ पर आगे 9 नहीं लिखा है, आप लोग 9 लिख लीजिएगा प्रश्न में। और 1 सही 3/4 और प्लस 6 सही 2/3। इस प्रश्न को सॉल्व करना। यहाँ पर प्रश्न में 9 नहीं दिया गया है, तो जो प्रश्न है उसको आप सही कर लीजिएगा। 1 सही 3/4 और 6 सही 2/3। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें करना नहीं है भैया, प्रश्न को सिर्फ सॉल्व करते रहना है। इसमें 4 एकम 4, पहले 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और यहाँ 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7/4 प्लस के 3 छक्का 18 और 1 2 हो जाएगा 20, 20/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 4 और 3 कैल्शियम रहेगा, कितना हो जाएगा? 12, 4 3 12 और 3 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21। ठीक है, और यहाँ पर 3 चौके 12, 4 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 चौके 80।
ये आपका आंसर आएगा। इसको जोड़ते हैं, 9 माइनस यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर सॉरी 80 और 21 मिलके कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। आगे क्या करना है, आगे यहीं पर लिख लेते हैं। इसमें इन दोनों संख्याओं में कितना एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, 12 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 नंबर कितना होता है, 108 होता है, माइनस कितना है, 101 है। 108 में से 101 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और नीचे कितना है, 12। तो 7/12 आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था। और आप सभी लोग अगर मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कैलकुलेशन जरूर अपने हाथ से ही करिएगा। जितना कैलकुलेशन करेंगे उतनी ही गणित आपको समझ में आएगी। ठीक है, कुछ नहीं था प्रश्न में, सिर्फ कैलकुलेशन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने आखिरी प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो गणित का 70 नंबर का प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न में दिया गया है x, नीचे क्या है, 0.09 इक्वल कितना है, 12। इसको आपको सॉल्व करना है और x का मान क्या होगा बताना है। चलिए इसमें हम आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देते हैं। ऊपर कितना लिखा है x, नीचे ये अंडर रूट में है, यहाँ पर सिर्फ 9 लिखिए। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी कि दशमलव के बाद 2 जीरो का भाग इसमें हो रहा है, यानी कि 100 का भाग हो रहा है। बराबर कितना है यहाँ पर, 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे 3 आएगा, 100 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 जो है पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो x पहले लिख ही लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई x, नीचे कितना है 3, बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं, 3 का इसमें गुणा होगा तो 12 तिहाई इतना कितना इधर आ जाएगा 36। इधर कितना है आपका x है और इधर कितना हो जाएगा, अरे हाँ देखिए यहाँ पर जल्दबाजी में एक गलती हो रही है, जल्दबाजी में एक गलती यहाँ पर हो रही है। 1 मिनट, कभी कभी सवाल यही एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने जल्दबाजी में गलत किया है। और जल्दबाजी में गलत क्या किया है, यहाँ के 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे भैया तो 100 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 10 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी यही चीज़ें ऐसे ही एग्जाम में गलत होता है, जल्दबाजी में जो हमें प्रश्न आते रहते हैं उसको हम लोग गलत करके चले आते हैं। यहाँ लिखा है 12, ये 3, ये 10 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 10x हो जाएगा और 3 हमारा नीचे रहेगा। ठीक है, अब कहाँ पर लिखें, यहाँ पर, चलिए यहीं पर लिखते हैं। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36। ये 10 जो है पलट के नीचे चला आएगा, यहाँ पर x है, 10 पलट के नीचे चला आया। 10 को भाग नहीं करना है, यहाँ पर 10 है तो पीछे से 1 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 3.6। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे कि जब हमारा जीरो नीचे होता है तो उसको भाग नहीं करना होता है, इसको पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव आ जाता है तो 6 के पहले यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो 3.6 हमारा जो विकल्प होगा वो हमारा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है ये आप आज के जो 10 प्रश्न आपको लगाए गए हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। इसमें अगर आपके पास कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं या क्या सुधार आप चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।